गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 21 अप्रैल। बात करेंगे हम 21 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में। और सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं दोस्तों। क्या चीजें हैं देख लेते हैं। तो स्वभाव, अध्ययन और अभ्यास। स्वभाव मतलब आपका ऐसा स्वभाव होना चाहिए जो लगनशील होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए और मेहनत करने पर भरोसा होना चाहिए। और साथ ही आप लगातार जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उसके लिए अध्ययन करते रहिए, उसके लिए लगे रहिए, उसके लिए जो भी नई नई चीजें इनोवेशन हो रही हैं, जो भी आइडियाज हैं, उसको क्रिएट करते रहिए, है ना। और उस अभ्यास को छोड़िए मत, ठीक है। और साथ में ही अध्ययन करते रहिए और अभ्यास करते रहेंगे, यानी लगे रहेंगे, तो जरूर एक दिन सफलता आपके सामने मौजूद होगी। तो इसी विषय के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विस डे के बारे में, जो हर साल 21 अप्रैल को मनाई जाती है। इस बार भी 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस यानी सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करा जाएगा। सबसे पहले 2006 में मनाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने जो सेवक हैं उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, एक कोट दिया था, भारत का स्टील फ्रेम। ये कोटिंग दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, है ना। और इस दिन हम स्पेशली जो भी हमारे जो कर्मचारी हैं, जो ये सेवा अधिकारी हैं, उनके काम की सराहना के लिए हम सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। और इस दिन उनको विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट काम के लिए 3 श्रेणियों में प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। किसको? लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए जो सिविल अधिकारी हैं, उनके काम को प्रमुखता देने के लिए 3 श्रेणियों में हम प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करते हैं इस दिन को, यानी सिविल सेवा दिवस को। अब हम बात करेंगे, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जा रहा है किसको? आशा भोसले को। किसको दिया जा रहा है? आशा भोसले जी को दिया जा रहा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और मैं आपको बता दूं कि 24 अप्रैल को इनके पिताजी की डेथ एनिवर्सरी है, यानी इनके पिता की मृत्यु हुई थी। तो उस दिन ये जो पुरस्कार है ये बांटे जाएंगे। और साथ में ही इसके अलावा सबसे पहली बार जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अच्छा, अन्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारे गजल गायक हैं पंकज उधास जी, उनके बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। उनका नाम अपने आप में गायकी के क्षेत्र में, गजल गायकी के क्षेत्र में अपने आप प्रमुखता से उभर कर सामने आता है। तो उनको मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा प्रशांत दामले फैन फाउंडेशन के गौरी थिएटर को उनके ड्रामा के लिए बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर का सम्मान दिया जाएगा। और सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट को सामाजिक काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो ग्रंथली प्रकाशन है उसको साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए बाग विलासिनी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो अभिनेता निर्देशक हैं जिनका नाम है प्रसाद ओक, और अभिनेत्री हैं विद्या बालन, इनको सिनेमा और नाटक के लिए में योगदान के लिए इनको विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। यानी इस पर्टिकुलर अवसर पर, यानी इस 24 अप्रैल को सिर्फ आशा भोसले जी को ही नहीं, लता मंगेशकर की याद में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, बल्कि कई अन्य सारे पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे अलग अलग फील्ड में। आशा भोसले टू बी ऑनर्ड विथ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है। चेन्नई, देखिए दो, जो अभी फाइनेंशियल ईयर गया है 22 और 23 का, इसमें ये नोटिस किया गया कि जो चेन्नई है वो देश के सिर्फ 5 डिजिटल भुगतान लेन देन शहरों में से एक बनकर सामने आया है ना। और ये जो रिकॉर्ड है, ये जो लिस्ट है, ये किसने जारी करी है, ये रिपोर्ट किसने दी है? तो भुगतान सेवा फर्म है जिसका नाम है वर्ल्ड लाइन इंडिया। क्या नाम है? वर्ल्ड लाइन इंडिया। उसके द्वारा 18 अप्रैल को एक रिपोर्ट प्रकाशित करी गई और उसमें ये बताया गया कि जो चेन्नई है वो 2022 में भारत के शीर्ष 5 डिजिटल भुगतान लेन देन शहरों में से सबसे ज्यादा आगे है। और ये बताया गया कि 35.5 अरब डॉलर मूल्य के 1.43 करोड़ लेन देन हुए हैं।
ठीक है ना। और इसके बाद बेंगलुरु का नाम आता है, जहां पर 65 अरब डॉलर के 2.9 करोड़ लेन देन हुए हैं। फिर नई दिल्ली का नाम आता है और फिर मुंबई का नाम आता है और इसके बाद पुणे का नाम आता है। यानी ये 5 स्टेट हमें याद होने चाहिए। पहले चेन्नई है, फिर कर्नाटका का बेंगलुरु है, फिर नई दिल्ली है, फिर जो है मुंबई है और उसके बाद पुणे आता है। देखिए, भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। अच्छा, अब हम जान लेते हैं क्या है पूरा ये प्रोसेस, क्या है, क्या कर रहा है सिटी यूनियन बैंक। देखिए, तो जो सिटी यूनियन बैंक है उसने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में सुधार करा है और स्पेशली जो लोग मोबाइल बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं पैसे के लेन देन के लिए, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए ऐसा किया गया है ना। अच्छा, अब कि पहले हम सबको पता है कि यूजर क्या करते थे, अपनी आईडी और पिन डालते थे, फिर फेस आईडी आई, फिर जो फिंगरप्रिंट है उसका यूज किया जाने लगा। अब वॉइस का भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी किया जाएगा, जिससे कि जो ऑनलाइन बैंकिंग है स्पेशली जो मोबाइल से करी जाती है उसमें सुरक्षा प्रदान किया जा सके कस्टमर को। ऐसा किया गया है किसके द्वारा, सिटी यूनियन बैंक के द्वारा। अगर सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय कुंभकोणम में देखने को मिलेगा आपको और इसके वर्तमान सीईओ कौन है, तो डॉक्टर एन कामाकोटी जी हैं। सिटी यूनियन बैंक लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप। अब देखिए, सिंगापुर का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है टेलईओस-2, उसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। और इसरो ने ये कहाँ से लॉन्च किया है, तो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम पीएसएलवी कहते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको हम पीएसएलवी कहते हैं, इसका इस्तेमाल करके टेलईओएस-2 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इसके पहले सिंगापुर की तरफ से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टेलईओस फर्स्ट को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा 2015 में, ठीक है ना। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो टेलईओस-2 है ये स्पेशली इस तरीके का उपग्रह है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की तरह काम करेगा, यानी अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम करेगा, प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो डेटा है वो प्रोवाइड करवाएगा। इसके पहले जून में सिंगापुर के ही 3 उपग्रह लॉन्च करे गए थे मिशन PSLV-C 53 के तहत, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। Singapore's TELEOS-2 satellite to be launched by ISRO on April 22। क्लियर है। बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, हम सबको अच्छे से पता है। तो बैंकॉक में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की गई है, यानी रक्षा क्षेत्र के लिए दोनों रक्षा मंत्रालयों में के जो विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला भारत की तरफ से और थाईलैंड के रक्षा उप स्थायी सचिव जनरल नुचित श्रीबुनसोंग ने बैठक की सह अध्यक्षता करी है और दोनों देशों के बीच में जो रक्षा वार्ता है उसको आगे बढ़ाने की बात की गई है। दोनों देशों के हित के बारे में जो और साथ में ही वैश्विक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करी गई है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। भारत और थाईलैंड के संबंधों के बारे में बात करें इसके पहले आप जो है मैप देख लीजिए थाईलैंड का। भारत का मैप आप देख रहे हैं, भारत के मैप के साथ आपको बांग्लादेश दिख रहा है, फिर म्यांमार दिख रहा है, फिर आपको थाईलैंड दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए, भारत और थाईलैंड के जो राजनयिक संबंध है वो काफी ज्यादा मजबूत हैं और 1947 से ही ये जो राजनयिक संबंध है, कूटनीतिक संबंध है, वो स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन इसको इनहेंस कब किया गया, इसमें बढ़ावा कब किया गया, तो 2001 में इन दोनों देशों के जो आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध है वो काफी ज्यादा मजबूत हो गए। दोनों देश आसियान में और जो बिम्स्टेक है उसमें जो है एक साथ काम करते हैं। साथ ही जो एशिया सहयोग वार्ता है उसमें भी 6 देशों के समूह मेकांग गंगा सहयोग का सदस्य है भारत। थाईलैंड के द्वारा शुरू किया गया है और भारत इसका सदस्य है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एशिया प्रशांत सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स कोबरा गोल्ड, उसमें भी ये दोनों देश साथ में हैं। और इसके अलावा एक सियाम भारत अभ्यास होता है जो दोनों देशों के बीच में करा जाता है, यानी थाईलैंड और भारत के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है स्पेशली वायुसेना से रिलेटेड है ये, जिसका नाम है सियाम, ये भी इन दोनों देशों के बीच में होता है।
थाईलैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए, थाईलैंड को जब आप एशिया के मैप में देखेंगे तो आप दक्षिणी पूर्वी एशिया में जाएंगे तो आपको थाईलैंड देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, तो श्याम देश था या श्याम इसको कहा जाता था। जैसा कि हम सबको पता है कि प्राचीन भारत का जब हम मैप देखते हैं तो उसमें थाईलैंड भी भारत का एक हिस्सा था, है ना। और इसकी सीमाएं लाओस, कंबोडिया, दक्षिणी सीमा मलेशिया और म्यांमार से लगती है। इसका जो आधिकारिक नाम है वो क्या है, थाईलैंड साम्राज्य या रत्चा अनाचक थाई। प्रधानमंत्री यहाँ पर प्रयुत चान ओचा है। राजधानी बैंकॉक है। राज्य के प्रमुख कौन है, तो राजा वजीरा लोंगकोर्न है। यहाँ पे राज्य भाषा यानी कि यहाँ की लैंग्वेज क्या है, थाई है। राष्ट्रीय ग्रंथ यहाँ पर रामायण है और राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पर गरुड़ है। राष्ट्रीय ग्रंथ और राष्ट्रीय चिन्ह देखकर ही आप समझ जाएंगे कि भारत के साथ इसके संबंध कितने गहरे हो सकते हैं। अभी 1947 के बाद से जो चीजें स्टार्ट हुई हैं उसके पहले ही प्राचीन भारत का जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें थाईलैंड के साथ में, क्योंकि ये भारत का हिस्सा था, तो इसके साथ में किसी बाहरी देश की तरह संबंध नहीं थे, अपने ही देश की तरह संबंध इसमें थे इस एरिया से। सेबी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने एएसबीए का मतलब क्या है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट फैसिलिटी स्टार्ट करा है अपने ग्राहकों के लिए, अपने निवेशकों के लिए। स्पेशली जब ये निवेशक आईपीओ सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसके दौरान जो ब्रोकर के खाते में जो इनका बचत था, जो इनका पैसा जाता था, अब वो ब्रोकर के खाते में न जाकर कहाँ जाएगा, बचत के खाते में ब्लॉक करने की अनुमति दी जाएगी। इस जो सब्सक्रिप्शन है यानी आईपीओ सब्सक्रिप्शन है उसके माध्यम से। तो ये सुविधा स्टार्ट करी है अपने निवेशकों के फंड की सुरक्षा के लिए सेबी ने। उस ऐप का नाम क्या है, तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप के बारे में, जिसकी मेजबानी कौन कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है और उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। ये इसका तीसरा संस्करण है और ये तीसरा संस्करण है और 9 से 18 जून के बीच में खेला जाएगा। अच्छा, इसके जो दो संस्करण हुए हैं, पहला जो इसका संस्करण है वो मुंबई में हुआ था 2018 में, फिर दूसरा संस्करण इसका हुआ था अहमदाबाद में 2019 में। इसमें 4 देश शामिल हैं, 4 टीमें हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो भारत है, लेबनान है, मंगोलिया है और वानुआटू है। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय पुरुष राष्ट्रीय टीम है उसने अभी तक मंगोलिया और वानुआटू के खिलाफ कोई भी मैच नहीं खेला है। पहली बार इस तीसरे संस्करण में भारतीय पुरुष टीम के द्वारा खेला जाएगा इंटर कॉन्टिनेंटल कप इन दोनों देशों के साथ में। अच्छा, अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया की जगह अर्जेंटीना कर रहा है। इंडोनेशिया के बाली में होने वाला था, ये उसकी होस्टिंग करने वाला था, लेकिन जो इंडोनेशिया के बाली के जो राज्यपाल हैं उन्होंने मना कर दिया क्योंकि इजराइल की टीम भी इसमें शामिल थी। तो इस वजह से ये जो टूर्नामेंट है अब कहाँ पर आधिकारिक रूप से होगा, कौन देश इसकी मेजबानी करेगा, तो अर्जेंटीना अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा या उसको होस्ट करेगा। आईफोन निर्माता एप्पल है, ठीक है ना। जब हम सबको पता है कि एप्पल है, तो एप्पल भारत में अपना पहला एप्पल स्टोर की शुरुआत कर रही है। इसके लिए बात कही गई है एप्पल के सीईओ टिम कुक के द्वारा। एप्पल के सीईओ कौन है, तो टिम कुक है। उन्होंने बोला है कि मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत के पहले एप्पल स्टोर का उद्घाटन किया जाएगा जो 20,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, वो ये है कि ये पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेट करेगा, यानी रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करके चलाया जाएगा। यहाँ पर लाइट का या बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जो एप्पल कंपनी है वो 25 सालों से अपने प्रोडक्ट्स को, जो उसकी सेवाएं हैं, वो भारत में प्रोवाइड करा रही है। राजस्थान मनरेगा के बारे में हम सबने अच्छे से समझा हुआ है। मनरेगा क्या है हमें अच्छे से पता है। अगर मनरेगा के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम मनरेगा कहते हैं। तो देखिए, मनरेगा में जो चौथा वर्ष था, मनरेगा के चौथे वर्ष में जो राजस्थान है वो श्रम दिवस उत्पादन में अव्वल रहा है। यानी पर्टिकुलर दिन के हिसाब से अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा श्रम देने वाला जो राज्य रहा है वो कौन सा रहा है, वो राजस्थान रहा है।
फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 के लिए। और ये बताया गया है कि इस योजना के तहत 10,175 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 35.61 करोड़ व्यक्ति दिवस उत्पन्न हुए, है ना। तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राजस्थान नंबर 1 पे रहा है। और अगर परिवारों के बारे में बात की जाए कि सबसे ज्यादा परिवारों को 100 दिनों का काम पूरा कराया गया है किस राज्य के द्वारा, तो उसमें नाम आता है उत्तर प्रदेश का। तो क्वेश्चन जिस हिसाब से होगा आंसर उस हिसाब से ही फ्रेम करिएगा। अच्छा, अब देखिए क्या है कि अब हमारा यूपी हो गया, ठीक है, फर्स्ट नंबर, सॉरी राजस्थान हो गया फर्स्ट नंबर पे। यूपी परिवारों के मामले में है और राजस्थान प्रति व्यक्ति के हिसाब से है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, और चौथे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, और पांचवें नंबर पर आता है बिहार। यानी राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, ठीक है। देखिए, राजस्थान हैज टॉप्ड इन लेबर डे प्रोडक्शन अंडर मनरेगा फॉर द 4th कॉन्सेक्यूटिव ईयर। ओके है, जैसा कि आपको पता है कि हम कंटेंट को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर आ रहे हैं, तो आपको जैसी सुविधा हो आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। कृषि मंत्री हमारे कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। उन्होंने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करा है। इस ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है विभिन्न प्रकार के जो बीज हैं, है ना, उनकी गुणवत्ता, उनके उत्पादन, उनकी पहचान कर सकते हैं। और साथ ही उनका जो ऑथेंटिकेशन है उसके बारे में भी पूरी जानकारी ले सकते हैं साथ ही ऐप के माध्यम से। एक ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो स्पेशली हमारे किसानों के लिए लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय की तरफ से। क्रिकेटर है गैरी बैलेंस, उन्होंने कहा है कि वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे, ऐसी घोषणा करी गई है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं गैरी बैलेंस, और साथ ही उन्होंने अभी हाल ही में अपना जो उनका मेन देश है, यानी जो मूल देश है, कंट्री है जिम्बाब्वे, उसके उसके साथ में अपने करियर को फिर से स्टार्ट किया था। और साथ में ही बैलेंस ने 2014 और 2017 के बीच में इंग्लैंड के लिए 23 टेस्ट मैचों में 4 शतक बनाए थे। इन्होंने ये घोषणा करी है कि अब ये क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे। क्रिकेटर गैरी बैलेंस हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ओके है जी। अब हम कुछ न्यूज है जो संक्षेप में है, शॉर्ट में है, देख लेते हैं क्या है। तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि एक वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन होगा नई दिल्ली में 20 और 21 अप्रैल के बीच में। इसकी थीम है वो क्या है, समकालीन चुनौतियों के जवाब, अभ्यास के लिए दर्शन। यानी जो बौद्ध दर्शन है उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि जो आज की चुनौतियां हैं उससे निपटान हो सके। और ये संस्कृति मंत्रालय और बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अब यूरोपीय संघ यानी ईयू इंडिया एविएशन समिट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है और उस पर हस्ताक्षर किया गया है। समझौता किस लिए हुआ है, तो इस जो ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन में, इस कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय संघ भारत हवाई परिवहन संबंधों को मजबूत करने के ऊपर बात की गई है। जो भी चुनौतियां हैं हवाई परिवहन संबंधों से रिलेटेड या हवाई परिवहन सेवाओं से रिलेटेड, उसको सॉल्व करने की बात की गई है और कौन से अवसर प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, इन विषयों पर समझौता किया गया है। देखिए, हम सबको अच्छे से पता है कि G20 की जो बैठकें हैं वो भारत में हो रही हैं और भारत अध्यक्षता कर रहा है। तो जो G20 से रिलेटेड जो कल्चर वर्किंग ग्रुप है उसकी बैठक कराई गई है और उसमें ये बोला गया है कि किस तरीके से संस्कृति और कला के आधार पर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है और एक रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि कलाकारों की भी जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसमें भी इम्प्रूव हो सके। इसके अलावा भारत एससीओ की भी अध्यक्षता कर रहा है, आप सबको अच्छे से पता है, यानी शंघाई सहयोग संगठन की भी अध्यक्षता कर रहा है भारत इस साल। तो हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उन्होंने 20 अप्रैल को शंघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य राज्य के विभागाध्यक्ष आए हैं, यानी जो सदस्य वहां से आए हैं, उनकी बैठक की अध्यक्षता करी है और विषय क्या था, आपातकालीन स्थितियों में रोकथाम और उन्मूलन पर केंद्रित था। यानी जब आपातकालीन स्थिति आएगी तो उस समय ये देश मिलकर किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक दूसरे देशों को
किसी भी देश को उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। इन सब विषयों को लेकर बड़े पैमाने पर बात करी गई है। इस सेशन में इतना ही साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी हमारा कंटेंट है उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कराया जा रहा है और टेलीग्राम के लिंक पर हम उसको शेयर कर दे रहे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप सबको मैंने पहले भी बताया है कि एक स्लाइड होती है बट उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करना मत भूलिए, आपके लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ में ही चैनल को शेयर ज़रूर किया करिए ताकि जिसको ज़रूरत हो इस तरीके के कंटेंट की उस तक पहुंच जाए। अच्छा, कुछ दिनों से मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, इस वजह से आवाज़ उतनी अच्छी आ नहीं रही है ना, लेकिन हो सकता है कि 2-3 दिन में ठीक हो जाए। फिर से कल मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।